हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो मेरे वीडियो का इंतजार था आप लोगों को, मुझे पता था। देखिए, भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व सेट हल करने वाले हैं, जो सेट नंबर 1 है 2024 का, जिसका कोड नंबर है 346FS, ठीक ना। तो इस वाले भौतिक विज्ञान को सेट नंबर 1 का हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं। चाहे जहां तक ये हल हो जाए उसको करेंगे, ठीक है। यानी कि मुझे करीब में 25 या 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जहां तक हल हो जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमको संपर्क करिए 747460012763 पर, ठीक ना। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, लेकिन उसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं आपके इस सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैं सब लिख लिया हूं और आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ये क्वेश्चन है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्घ्य होता है। जो तरंग दैर्घ्य होता है द ब्रागली का, वो क्या होता है, ई गतिज ऊर्जा के, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया 1 = H/√2m/e, और दूसरा ऑप्शन है λ = H/√m/e, तीसरा है λ = √2m/e/h, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है λ = √m/e/h, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हल सहित मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे ये आ रहा है, आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, लैम्डा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, जो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है H/P, ठीक है। H/P क्या होता है, P होता है। तो यहां तक तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग P का वैल्यू कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए हम एक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका फार्मूला होता है 1/2mv², ठीक है। तो ये फार्मूला होता है 12mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, देखिए, मल्टीप्लाई m से कर दिए, m से कर दिए, यानी कि m से गुणा m से भाग आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि m कट जाएगा तो यही बचेगा, तो m से गुणा भी कर सकते हैं, m से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ में करना रहता है, m से गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, भाग करेंगे तो गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, m इसके साथ गुणा करेगा तो m² हो जाएगा, और ये v² है, नीचे m आ जाएगा तो 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2m और v² हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो जाएगा k बराबर 1/2m m/v, ये देखिए कटा हुआ है, इसको गोज दिए, ठीक ना, m/v, और ये होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि आपका जो P बराबर होता है m/v होता है, क्या होता है, m/v, संवेग बराबर आपका द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये P = m/v। तो यहीं से हम लोग क्या कर लिए, m/v की जगह पर आपका P रख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बचा रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, P² हो जाएगा, और ये 2m जो है इधर चला जाएगा तो 2mk, ठीक ना, 2mk = P², ये हो गया। अब k बराबर यहाँ पर देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कहिए चाहे एनर्जी कहिए, बात एक ही है, काइनेटिक एनर्जी कहिए चाहे एनर्जी कहिए। तो गतिज ऊर्जा जो होती है आपकी E से ही दर्शाई जाती है, E से भी दर्शाई जाती है, K से भी दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर E है तो E यहाँ पर K की जगह पर E रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका P बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट लग जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2me हो जाएगा, ठीक है। तो ये E है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ये क्या है, E है, K नहीं, ये E है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P बराबर आपका आ गया रूट में 2me, तो यहाँ पर हम लोग P बराबर रख देंगे, आपका जो मान आया है तो यहाँ पर रख देंगे H/√2me। तो ये हो जाएगा λ = H/√2me। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जिसके H/2me का, तो यहाँ पर देखिए H/√2me पहला ऑप्शन देख रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा से भी अगर अच्छी लग रही वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे जब मैं आपको अपलोड करूं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खगला क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है।
तो इसमें से कौन सा ऐसा संबंध है जो आपके ओम के नियम का पालन करता है? तो ये देखिए आपका है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक ना। वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है ये, जो आपके ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग वाला है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। जो प्रकीर्णित अल्फा कण होता है उसका जो आपका पथ होता है, ये देखिए यहाँ पर अति परवलयाकार होता है। क्या होता है? अति परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, किस पर होती है? तो लाल प्रकाश के लिए क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हल करने लायक क्वेश्चन रहता तो मैं हल करता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको टिक लगाना है तो यहाँ पर टिक लगे। जैसे ऊपर वाला पहला क्वेश्चन था उसमें हल करना था, उसको हम हल करके बताएं, और नीचे वाले जितने क्वेश्चन है ये इसमें टिक लगाना है तो टिक लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हल करें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम क्या होता है? लाल प्रकाश के लिए होता है ज्यादातर, ठीक है। जो उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी किसके लिए होती है? लाल प्रकाश के लिए होती है। उसके बाद देखिए अंगा वाला आपका आ गया, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। जो आपकी व्यय शक्ति होगी, जो ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? तो ये देखिए P इक्वल टू -1, ऑप्शन 2 P इक्वल टू 0, P इक्वल टू +1, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा, P इक्वल टू 0, ठीक ना। तो P इक्वल टू 0 जो आपकी ऊर्जा होगी क्या होगी? P इक्वल टू 0 होगी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो देखिए दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है 6 वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन भी आपका दिया, मैं सही भी कर दिया हूं, लेकिन ये कैसे हो रहा है इसको मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग समझ लेते हैं कॉपी पर। तो कॉपी पर समझने के लिए देखिए हम लोग आ गए। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग ये देखिए कूलाम के नियम से इसको हम हल करेंगे। कूलाम के नियम से तो फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक ना। और Q1 इंटू Q2 अपान में R², ये फार्मूला होता है आपका। तो ये देखिए जब ये कहा है, देखिए यहाँ पर एक निश्चित दूरी पर रखने पर, तो एक निश्चित दूरी पर रखेंगे तो इसका जो K का मान होगा वो क्या हो जाएगा? आपका K का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर K का मान 1, और जो आपका F बराबर जो 80 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो F बराबर कितना है? F बराबर कितना दिया है? न्यूटन, 80 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? F बराबर 80 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए F बराबर एक फार्मूला आपका 80 न्यूटन के लिए लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R²। यहाँ पर K नहीं रहेगा क्योंकि K का मान हम लोग 1 रख लिए। तो यहाँ पर बराबर में 80 न्यूटन, समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग परावैद्युतांक माध्यम में अब निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो परावैद्युतांक में जो F का मान दिया है, कितना दिया है? 8 न्यूटन दिया है। कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 8 न्यूटन दिया है। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपान में R² इक्वल टू 8। यहाँ पर K का मान 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू 8 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर आपका ये 2 हो जाएगा। और ये बराबर में आपके F तो रहेंगे ही, बराबर में क्या है? ये F के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर 8 हो गया है, तो यहाँ पर F बराबर 8 हो गया है, तो यहाँ पर रहने दीजिए, कुछ मत लिखिए। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए समीकरण 1 व समीकरण भागे समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 भाग करेगा, समीकरण 1 में ये वाला समीकरण क्या करेगा? भाग करेगा। तो पहले देखिए ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 ये वाला मान रख देंगे,
तो हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर, और जो आपका 80 है और 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 80/8 हो जाएगा। देखिए ये R स्क्वायर से ये वाले पूरे से पूरा कट जाएगा, पूरे से पूरा कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, और ये 4πε0 से ε0 से 4πε0 कट गया, ठीक ना। बचेगा क्या K बचेगा, और यहाँ पर 10 बचेगा, तो यहाँ पर 1/K बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बचा 1/K इक्वल टू 10 बचा यहाँ पर, यानी कि अब ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू के अपान में 1 इक्वल टू 10, तो के बराबर कितना आ गया 10। तो ये वाला क्वेश्चन था हल करने लायक, तो हल कर दिए हम लोग, और आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब लोग देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए खंड ब पर। खंड ब पर जो है प्रश्न नंबर 2 का क है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसकी क्या करना है, फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले लिख लिए वायु में जो फोकस दूरी का जो आपका फार्मूला होगा F A बराबर में देखिए Na-1, ये क्वेश्चन में हो गया, और दूसरे क्वेश्चन में 1/R1 माइनस 1/R2, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए एक बार कहा है किसमें द्रव में डुबोने पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग द्रव में डुबोने पर जब फार्मूला लगाएंगे तो FL का लगाएंगे द्रव के लिए, तो FL इक्वल टू Na/NL माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण नंबर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, इसके पहले वाले में। तो समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2, तो FA/FL इक्वल टू ये समीकरण नंबर A आपका हो जाएगा Na-1 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हो जाएगा Na/NL माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/R1 माइनस 1/R2 से 1/R1 माइनस 1/R2 कट जाएगा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। उसके बाद आपका क्या बचेगा 1/Na1 माइनस 1 और बटे में Na-NL अपन में बटे माइनस में 1, ठीक ना। तो ये आपका बचा है, जो बचा है वो आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा था क्या पूछा था, देखिए क्या पूछा था, उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का अनुपात आपका क्या आ जाएगा, देखिए फोकस दूरी का आपका अनुपात आ जाएगा FA/FL इक्वल टू Na माइनस 1 अपान में Na बटे NL माइनस 1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आंसर आएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 के ख पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। जो आपका आयनन विभव होता है इसमें हम लोग उत्तर में लिखेंगे 13.6 वोल्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव ऊर्जा 13.6 वोल्ट होता है, ठीक ना, इतना होता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमी सूत्र लिखिए। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, देखिए वैद्युत चालकता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं वैद्युत चालकता कहते हैं, किसको कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक ना प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत जो प्रतिरोध होता है आपका उसी के व्युत्क्रम को, यानी कि उसी के उल्टेपन को, उल्टे को उलटने को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत चालकता कहते हैं। मात्रक इसका देखिए होता है एम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है मात्रक ओम इनवर्स होता है। विमा देखिए इसकी होती है एम इनवर्स L-2 और TQ/A², ठीक है। ये आपकी क्या हो गई इसकी बीमा हो गई वैद्युत चालकता की। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 का घ वाला आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त ओमीटर धारा के किस मान को व्यक्त
करता है। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपका अमीटर प्रयुक्त अमीटर धारा के जो अमीटर होता है धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के IRMS वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है, ठीक ना। वर्ग माध्य मूल मान को मूल मान को वर्ग माध्य रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर माध्य क्या है, माध्य वर्ग माध्य मूल मान को क्या करता है, व्यक्त करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक ना। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक प्रश्न नंबर 2 का घ तक आपका आपको सही समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, एक बार सभी लोग इसमें कमेंट करके बताइए कि हमें लाइव क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अनसॉल्व सेट का, या फिर जो भी आपका चैप्टर वाइज है उसका लाइव क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कैसे ले लाइव क्लास, ठीक ना। तो आप लोग बताइए कि लाइव क्लास ले कि नहीं ले। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरे का अंगना वाला है, कह रहा है कि होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। पीएन संधि डायोड का क्या बनाना है, परिपथ संकेत बनाना है। तो यहाँ पर देखिए होल पर आवेश जो होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, ठीक ना। इतना आपका होल पर आवेश होता है। उसके बाद देखिए जो आपका पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत यहाँ पर है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। पहले इसे पाई खींचना है, उसके बाद इसको जाकर यहाँ मिलाना है, उसके बाद इसको मिलाना है, इसको करना है, यहाँ से एक ऐसे खींच देना है और यहाँ से एक ऐसे निकाल देना है, यहाँ पर P लिख देना है, यहाँ पर N लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे 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 बना देना है, तो ये हो जाएगा पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी फिजिक्स, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए कठिन लगती है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रश्न नंबर 2 का च है, च बचा है, तो च को देख लेते हैं। देखिए रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए उत्तर है रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा उत्तर आपका, बस ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही नंबर की तरह लिखना है, ठीक है। उसमें ज्यादा बना चढ़ा कर नहीं लिखना है कि बहुत ज्यादा लिख दिए तो बहुत नंबर मिल जाएगा, एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जितना उत्तर है उतना ही लिखिए, जितना आंसर पूछा है उतना ही लिखिए। तो यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसका आंसर हो गया सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर खंड स है, प्रश्न नंबर 3। खंड स में आ गया आपका कौन सा, प्रश्न नंबर 3 आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर क वाला हम लोग देखते हैं कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों यानी कि प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों, ठीक ना, इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियान बोलते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों को के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमानों के इस अंतर को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, ठीक है। देखिए किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियान होते हैं, के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा इसमें पूछा है कि बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक ना। यानी कि उसमें जो न्यूक्लियान होते हैं नाभिक में, उन्हीं न्यूक्लियानों को अलग अलग करने यानी कि तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ख आ गया है।
3 का ख। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, वीडियो आपको लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रही तो जो हम पढ़ा रहे हैं अगर दिमाग में घुस रहा है कुछ भी तो उसमें क्या करें, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो हम कल से वीडियो बनाना बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए ख वाला है, क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएगी। लेंस की क्षमता -2.5D डायोप्टर जिसे बोलते हैं हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, ठीक ना, 1.65 दिया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखेंगे दिया है, पहले दिया क्या है तो देखिए यहाँ पर P का मान दिया है, P बराबर क्या दिया है -2.5 डायोप्टर दिया है, और n जो अपवर्तनांक आपका दिया है 1.65 दिया है। कितना अपवर्तनांक दिया है 1.65। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए सूत्र है, यहाँ पर फार्मूला क्या है कि 1/f इक्वल टू n-1 और इक्वल कोष्टक में है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक ना। ये आपका फार्मूला होता है। पहले हम लोग यहाँ पर f का जो मान है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए f इक्वल टू होता है 1/p। p का मान आपको दिया था, p का मान कितना दिया था 2.5 दिया था। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 1/2.5। अब देखिए ये माइनस में कैसे, यहाँ पर देखिए माइनस में मान दिया था, ठीक ना, वहां पर देखिए क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं माइनस में मान दिया था। तो हो जाएगा f इक्वल टू -1/2.5, ठीक ना, 2.5। तो यहाँ पर देखिए जब R1 के लिए लेंगे, अगर द्विअवतल है, ठीक ना, द्विअवतल है तो उसमें आपका जो R1 का मान होता है वो माइनस में होता है और जो R2 का मान होता है वो प्लस में होता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो R1 का मान होगा वो माइनस में होगा, -R होगा, और जो R2 का मान होगा वो +R होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूले के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 यहाँ पर 1/f है, 1/f का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर। तो f का मान जो आया 1/, जिसे 1/2.5 माइनस में है तो इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो n का मान दिया 1.65, यानी कि ये अपवर्तनांक आपका दिया है 1.65, माइनस में 1 है, 1/, ये R1 जो था, एक R1 का मान अभी कहे हैं कि R1 -R हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/-R और ये अपन माइनस में 1/R हो जाएगा, ठीक है, जो R2 प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि द्विअवतल में ये होता है, ठीक ना, द्विअवतल में होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, कि अभी अगर पेपर में आ गया तो ऐसे आप लोग लगा लें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा बटे में एक बचेगा, तो ये हो जाएगा -2.5 बराबर में 0.6। ये जब घटाएंगे यहाँ से 1.65 से घटाएंगे एक को तो बचेगा क्या 0.65 बचेगा, ठीक है। तो इतना तो आता ही होगा, और ये तो आपको आता ही होगा कि ये कैसे हो गया। तो देखिए ये माइनस ऊपर जाएगा, ये r इधर गुणा करेगा, ये r इधर गुणा करेगा, ये r जो जब हम लोग लस लेंगे तो एक r आएगा, तो r मिलकर 2r बनेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2r, तो 2r बटे r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बटे r हो जाएगा, ठीक ना, 2 बटे r, 2r नहीं 2 बटे r खाली होगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 2 ही होता है, तो 1 1 2 बटे r हो जाएगा इतना। और देखिए ये माइनस से माइनस से खल्लास, माइनस से माइनस गया घर, और यहाँ पर बचेगा 2.5 बराबर में 0.65 गुणे 2 बटे r। तो यहाँ पर r बराबर जब हम निकालेंगे तो r को इधर भेजेंगे, 2.5 को इधर भेजेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 0.65 गुणे 2 बटे में 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से गुणा क्यों किए हैं, 100 से गुणा ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे दोनों जब गुणा करेंगे तो बराबर में करेंगे, ठीक ना। जैसे m से किए थे, m से भाग भी किए थे, m से गुणा भी किए थे। तो ये दशमलव को हटाने के लिए हम लोग गुणा किए, तो दशमलव हटा, 2 अंक पर दशमलव हट गया, और ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 10। यहाँ पर एक दशमलव हटेगा एक जीरो से, लेकिन 10 तो बचेगा ना, तो 2 5 10 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 5 10, 5 हो गया, 25 गुणे 5 हो गया 65 बटे 25, 125 हो जाएगा। जब 25 गुणे 5 करेंगे 25 5 125 होता है, तो 65 बटे 125 हो जाएगा। और बराबर में जब इसको भाग करेंगे हम लोग तो 0.52 आएगा, 0 कितना आएगा 52 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका मान दिया है ये मीटर में है, कितने में है मीटर में, तो r बराबर 0.52 मीटर। मीटर को हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए r बराबर 0.52 गुणे
100 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 यानी कि 52 यानी कि 52 हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। अतः R1 के लिए -52 सेंटीमीटर होगा और R2 के लिए +52 सेंटीमीटर होगा। अभी मैं बताया था कि R1 1 वाला जो पहला वाला होगा वो माइनस में होगा और दूसरा वाला जो होगा वो प्लस में होगा। तो ये देखिए हो जाएगा R1 बराबर -52 सेंटीमीटर, R2 बराबर +52 सेंटीमीटर। आपके बुक में भी यही आंसर दिया है, अगर कहें तो हम इसको क्या करें, दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग आपको दिखा दें तो यहाँ पर देखिए आप आंसर दिया है, यहाँ पर देखिए आंसर दिया है R1 बराबर -52 सेंटीमीटर, R2 बराबर +52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग तीसरे के ग वाले पर। तीसरा का ग क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अग्र अभिनत क्या होता है, देखिए जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बाय बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि अग्र अभिनत कहलाती है। तो यहीं तक अग्र अभिनत यहीं तक था। आगे भी हम लोग देखते हैं, इस दशा में पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जो यह क्षेत्र उत्पन्न होता है या स्थापित होता है, यह क्षेत्र जो होता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इस प्रकार संधि डायोड में वैद्युत क्षेत्र के कारण कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस प्रकार परिपथ में एक धारा बहने लगती है जो संधि पर आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है। अगर हम लोग उस धारा पर वोल्टेज बढ़ाएंगे, लाइट बिजली बढ़ाएंगे, तो उसकी जो धारा होगी वो भी क्या होगी, तेजी से बढ़ने लगती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें देखिए 3 का घ वाला है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसकी परास तथा सुग्राहिता पर एक प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव क्या पड़ता है वही आपको क्या करना है, बताना है। देखिए अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर, जो अमीटर होता है उसमें शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास तथा सुग्राहिता घट जाती है, ठीक ना। यही प्रभाव पड़ता है कि जो सुग्राहिता होती है आपकी, वह सुग्राहिता जो होती है घट जाती है। परास और सुग्राहिता दोनों क्या होती है, घट जाती है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। मैं कहा था कि 25 से 30 मिनट तक ये वीडियो हो सकती है, तो उन दोनों के बीच में ही है। तो आज की जो वीडियो है आपको अगर अच्छी लगी तो ये देखिए प्रश्न नंबर खंड द है, प्रश्न नंबर 4 हम लिख कर रखे हैं और इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी। मतलब अगर टाइम मिलेगी तो हम वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो इसकी चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपकी भौतिक विज्ञान का ये प्रश्न नंबर सेट नंबर 1 था। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए मेरा नंबर नहीं भूलना है आपको, 7460012763। इस नंबर को आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और हमेशा चालू है नंबर आपके लिए, सेवा में हाजिर है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न नंबर 4 का क वाला देखिए। प्रश्न नंबर 4 का क वाला है, कह रहा है ये खंड द है, ठीक है। ये खंड द है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है ANG यानी कि वायु में कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 और वायु में जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, ठीक है। इतना दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, डेल्टा M1 और डेल्टा M/4, यानी कि यही ज्ञात करना है कि जो आपका जल में डुबो रहे हैं पतला प्रिज्म, वो सिद्ध करना है कि जो वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ये वायु के सापेक्ष इसको मानेंगे
और 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कि वायु के जो वायु का अपवर्तनांक मानेंगे उसी के बटे में 4 होना चाहिए। यानी कि ये वाला अभी हम लोग इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है WNG, यानी कि जल में कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में कांच का अपवर्तनांक बटे वायु में जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये देखिए ANG और ANW का मान दिया, ANG और ANW का मान दिया, तो इससे हम लोग WNG का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो देखिए इसका मान रखेंगे 3/2, तो यहाँ पर देखिए 3/2 बटे में और पूरे ये ANW का मान रख देंगे, तो 4/3 है, तो 4/3 रख देंगे, ठीक है। ये जाएगा ऊपर, तो 3/2, ये 3/2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो 3/4 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो WNG का मान कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे ये पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो होगा आपका डेल्टा एम मानेंगे। डेल्टा एम बराबर फार्मूला आपका होता है n-1 इंटू में a, ठीक है। डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला n-1 इंटू में a हो जाएगा। और प्रिज्म द्वारा जो ये डेल्टा एम बराबर आपका जब ये एयर में यानी कि वायु में आप इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ANG-1 और a, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये वायु में निकालें, वायु में आप अपवर्तनांक निकालें, ठीक ना। अब इसी प्रकार से जब जल में डुबोने पर हम निकालेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा एम को डैश मान लेंगे, या 1 कर दीजिए, डेल्टा 1 कहिए चाहे डैश कहिए इसको, ठीक ना। डेल्टा एम 1 मान लेंगे और ये पानी में है, ठीक है। जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो WNG-1 इंटू a, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग करेंगे समीकरण 1 का। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका 2 था आपका डेल्टा एम डैश और ये WNG-1 और इंटू a, और डेल्टा जो समीकरण 1 था ये डेल्टा एम था, ये ANG-1 a। तो a से 1 गया, a से 1 कहाँ चला गया, अपने घर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 1m और डेल्टा एम बटे में है और इसके बटे में जो मान आया था WNG और ANG का मान रख देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, इसका भाग इधर करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, तो बटे में ये पूरा 8 बचेगा और 1/8 बचेगा। यहाँ पर देखिए हम कर लिए, यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 8 हो जाएगा। तो 9 - 8/2 8 और 3 - 2/2 इतना हुआ। इसके आगे देखिए ये आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/8 और इधर भी 1/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो 2 से 8 कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका डेल्टा एम बटे में डेल्टा एम डैश बटे में डेल्टा एम बराबर 1/4 हो गया ना, 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एम डैश बराबर में डेल्टा एम बटे 4, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था, जैसा कि हम लोग इधर पीछे देखे हैं अभी। तो पीछे हम दिखा दें आपको, इधर देखिए यही आपको सिद्ध करना था, डेल्टा एम डैश बराबर डेल्टा एम बटे 4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कहा था कि पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4 का ख है। प्रश्न नंबर 4 का ख देखिए, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर, ठीक ना, जो भारी नाभिक यानी एक बड़ा नाभिक पर हम लोग न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, उस पर फोड़ते हैं, बमबारी करते हैं, तो वह क्या होता है,
अलग अलग भागों में, दो अलग अलग भागों बराबर भागों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, निकलती है। तो इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही होता है बिखरना, यानी कि टूट जाना, ठीक ना। ये अपने अलग अलग भागों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं कि यूरेनियम, ये 92, यूरेनियम 235, यानी कि ये इसका परमाणु क्रमांक है 92, ये यूरेनियम है और ये इसका परमाणु भार है। जब इस पर हम बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन की, तो ये देखिए टूट जाता है आपका, ये आपका टूट जाता है 56 Ba144, यानी कि बेरिलियम 56, ये 56 है, बेरिलियम है 144 भार इसका, और 36 क्रिप्टॉन 89, ठीक ना। और प्लस में 3 न्यूट्रॉन ऊर्जा, प्लस में ऊर्जा भी निकलती है, 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है और ऊर्जा भी निकलती है। तो इसको आप लोग लिखते जाइएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं। नोट बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। नोट बनाना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है पेपर के लिए, नोट वोट बना लीजिएगा इसका। नाभिकीय संलयन देखिए, दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को, हम लोग क्या को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका हाइड्रोजन बम बना है, इसी के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम लिए हैं हाइड्रोजन 1H2, यानी कि ये डाई ड्यूटेरियम है, क्या है, ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम का जो भार होता है 2 होता है, ये हाइड्रोजन 1 है, इसका भार 2, इसका भार 2 है। ये दोनों जब मिलेंगे तो एक ट्राइटियम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं और एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक ना। और इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकलता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हाइड्रोजन बम बनता है इसी से। और देखिए ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जो ये ट्राइटियम आपका है, ये एक बार अगर ड्यूटेरियम से मिल गया तो ये किसका निर्माण करेगा, ये हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, हीलियम नाभिक। यहाँ पर देखिए 1H3 ट्राइटियम है और 1H2 ड्यूटेरियम है, दोनों मिलेंगे तो 2He4 बनाएगा, यानी कि दो परमाणु क्रमांक हो गया और H हीलियम हो गया और 2 3 ये 4 हो गया, क्या हो गया, ये 4 हीलियम का परमाणु भार हो गया, तो हीलियम बनाएगा, ठीक ना। उसके बाद 0N1, यानी कि ये न्यूट्रॉन निकल रहा है और इसमें से 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, वो वाला प्रश्न नंबर 4 का ग था, ठीक ना। प्रश्न क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है, तो आप लोग प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर बस हो गया, ठीक है। उत्तर वही है, प्रश्न वही है। तो विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन धारा क्या है, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसी के वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होती है ना, उसी को मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन धारा कहते हैं। इसको आप लोग बहुत ही इजली तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है ID बराबर होता है एफ साइलेंट नॉट ए डी ई अपान डी टी होता है, इसका फार्मूला होता है। ये लिखना नहीं, ये बस पूछा जो है वही कर लीजिए। विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर, तो विस्थापन धारा और चालन के बीच कलांतर क्या है, देखिए विस्थापन धारा और चालन धारा समान कला में होते हैं, बस यही लिखना है, इतना ही लिखना है। प्रश्न नंबर 4 का ख जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का ख हो गया, ग वाला उसमें हो गया है पहले ही। अब देखिए घ वाला, देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, देखिए कर रहा है प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 kg है, दो क्षैतिज समांतर अवशिष्ट के बीच प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। जी बराबर आपका दिया है 10 मीटर पर
सेकेंड, ठीक ना, इतना मान दिया है। अब देखिए एक फिगर मैं बनाऊं यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है जो P वाला है, इसको हम लोग गोली बोलते हैं। क्या ये गोली है। और इसका जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये दो ये दो कह सकते हैं आप लोग प्लेट है, ठीक है। ये क्या है आपका प्लेट है जो प्लस है और माइनस है। इसका जो दूरी दिया है इतना 2 सेंटीमीटर है और इस पर जो बोल्ट आपको लग रहा है 1000 बोल्ट है। अब देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ से दिया है आपका क्या दिया है, यम बराबर 3.2 गुणे 10 के पावर -15 किलोग्राम दिया है ये, ठीक है। द्रव्यमान दिया है, दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। और इसको जब मीटर में अब चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। 100 से भाग का मतलब 10 के पावर 2 हो जाएगा माइनस में, ऊपर जब जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद विभवांतर देखिए कितना दिया है, V बराबर 1000 वोल्ट दिया आपका, इसी में दिया है देख लीजिए। और ये दूरी भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ग्राम जो आपका G का मान दिया है, गुरुत्वाकर्षण बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। N बराबर आपका निकालना है, N बराबर क्या करना है आपका निकालना है। उसके बाद देखिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि गोली संतुलन में है। जो आपका गोली है वो संतुलन में है तो क्यू ई बराबर हो जाएगा mg। ई जो क्यू ई है, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा mg। और अगर आप ई बराबर निकालेंगे तो वी डी होता है, ई बराबर वी अपान डी होता है। तो ई के जगह पर ये मान रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू वी अपान डी बराबर में एम जी हो जाएगा। डी को इधर भेजेंगे, वी को इधर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा एम जी डी और अपान में वी हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला पर क्या रखेंगे मान को रख देंगे। तो आपका m का मान जो था 3.2 गुणे 10 की पावर -15 था, गुणे में 10 जो आया है आपका g का मान है और d का मान 2 गुणे 10 की पावर -2 है, अपान में 1000 जो आपका वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 32 दूना के 64 हो जाएगा। 1.10 से 1 गायब हो जाएगा, 10 से दशमलव हट जाएगा और 32 दूना 64 हो जाएगा। और -15 प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -17 बटे में 1000 है। अब 1000 है तो इसका 10 के पावर में 3 होता है तो ऊपर जाएगा तो -3 होगा। तो यहाँ पर 64 गुणे 10 के पावर -17 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए क्या हो जाएगा Q बराबर 64 गुणे 10 के पावर 20 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर -17 और 10 के पावर -3 आपका क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -20। चूंकि Q बराबर n इंटू ई होता है, Q बराबर क्या होता है n इंटू ई होता है। तो n बराबर हमें निकालना है तो n बराबर जब निकालेंगे तो Q अपान ई हो जाएगा, ई को इधर भेजेंगे तो अपान में आएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा Q अपान ई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे तो Q का मान आपका इतना है 64 गुणे 10 के पावर -20 आया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना कूलम होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। दशमलव से जब इसको हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर आप दशमलव से नहीं हटाना चाह रहे तो एक माइनस यहाँ से हटा के 1 दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब 1 दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो ये 6.4 हो जाएगा और 1.6 हो गया, यहाँ पर एक वो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -19 और 10 की पावर बटे में 10 की पावर -19। तो इससे ये कट जाएगा 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा और ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि ये भी एक अंक पर है, एक भी एक अंक पर है। और 16 से इसको काटेंगे, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 4। इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी, n बराबर +4 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि अगर ये प्लस में आ रहा है मान तो आवेश कितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर माइनस में आएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है ऋणी होता है और मतलब किसी से लिया रहता है, अगर माइनस चार्ज है तो किसी को दिया रहता है, ठीक है, मतलब वो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आया 4 का अंगा वाला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। पहले तो परिभाषा पूछा है, इनका संचरण आरेख बनाइए, आरेख बनाना है।
संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जब किसी वैद्युत परिपथ में सही सही दिख रहा है ना आप लोगों को, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और यहाँ पर जो मैं फिगर बनाई हूँ आपको देखिए, आप इनका संचरण आरेख बनाइए कहा है, तो ये संचरण आरेख है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको आरेख बना लेना है। ये देखिए ऊपर की ओर दर्शा रहा है वोल्टेज है E0 है और वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन, ठीक है। ये इस प्रकार से जो गया है ये वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन है और जो इधर से गया है वो आयाम का जैविक्री दोलन है, ठीक है। इस प्रकार से जो इसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, ये आयाम का जैविक्री दोलन है और ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे गया है ये वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन है। और इधर जो ये चुंबक को दर्शा रहा है, ये Z है, ये Y है और ये जो है आपका X अक्ष है, ठीक है। ये E बराबर जो है ऊर्जा है, ठीक है। ये सब आपको इस तरीके से फिगर एक बना लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फिगर बना लेना है, बहुत हो गया। इस फिगर बनाने के लिए क्या है तो बना लेंगे फिगर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5 का क। प्रश्न नंबर 5 का क देखिए क्या है, करा व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की क्या करना है? दशाएं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, व्यतिकरण क्या है? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश से आ रही हो एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक साथ चलती हैं तो उसमें बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता हो जाती है, यानी कि तीव्रता अधिक हो जाती है या तो तीव्रता कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए समपोषी व्यतिकरण पूछा है, तो समपोषी व्यतिकरण की शर्तें देखिए। शर्त है समपोषी व्यतिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज अर्थात फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई होना चाहिए, ठीक ना। इतना होना चाहिए। उसके बाद देखिए अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, अर्थात डेल्टा x इक्वल टू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा होना चाहिए। इतना होना चाहिए, ठीक है। समपोषी तरंगे यही होती है। उसके बाद देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या है? विनाशी समपोषी व्यतिकरण था और ये विनाशी व्यतिकरण है। तो विनाशी व्यतिकरण में हम लोग देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषय गुणज अर्थात फाई इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई होना चाहिए। अर्थात इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर जो है λ/2 का विषय गुणज अर्थात देखिए डेल्टा x बराबर λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 डैश होना चाहिए। ये आपका था व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी इसमें हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है। प्रश्न नंबर 5 का ख दे 8, मतलब ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ये भार है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.00898
AMU तथा 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए हम लोग इसमें फार्मूला भी कुछ लगाएंगे और कुछ चीजें देखिए आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला होता है कि ऑक्सीजन का नाभिक का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो परमाणु द्रव्यमान माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए 16, ये परमाणु द्रव्यमान कितना यहाँ पर दिया है, देखिए 16.000 AM इतना दिया है। और देखिए ये आपका -8, ये 8 है, गुणे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, तो इतना दिया है 0.0055। ठीक ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10.00544 आएगा। और ये 16 में से जब घटाएंगे इसको तो इतना आ जाएगा 15.99560, इतना आ जाएगा आपका। ये कितना आ गया, इसका ऑक्सीजन का नाभिक द्रव्यमान आ गया। आगे हम चलते हैं और कुछ निकालना है इसमें। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए न्यूक्लियानों का द्रव्यमान 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में 8 न्यूट्रॉन द्रव्यमान, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका दिया था 1.0075993। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 8.1 इतना दिया था, 1.0075993 प्लस में 8 न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का 1.00892 दिया था। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना आएगा और ये इतना आएगा 8.06074 प्लस में 8.07185 दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 16.1326000 को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि दशमलव बाद है तो कोई मतलब नहीं। तो 16.1326 AMU में आ जाएगा, ये इतना आ गया मान। उसके बाद हम देखिए इसका मान ज़्यादा है और जो आपका नाभिक का द्रव्यमान था उसका मान कम है, तो इसी में से उस मान को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एम यानी कि आपका तुल्य बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे, तुल्य बंधन ऊर्जा नहीं, डेल्टा एम जब निकालेंगे, जो द्रव्यमान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16.1326 माइनस 15.9956 को घटाएंगे, तो इसमें से जब घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 0.137 AMU। ठीक है, तुल्य बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो ये देखिए तुल्य बंधन ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो मान आपका डेल्टा एम होता है और जो आपका 1 AMU बराबर दिया था 931, क्वेश्चन के अंत में दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 127.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हम प्रति न्यूक्लियान की बंधन ऊर्जा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, न्यूक्लियान बंधन ऊर्जा तो निकाल दिए हैं, प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे तो जो मान आया इसी में क्या कर देंगे 16 से भाग, जो आपका परमाणु दिया रहेगा परमाणु भार उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 127.549 बटे में 16 करेंगे और इससे जब भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आंसर 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियान। ठीक ना, प्रति न्यूक्लियान कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा, 7.97। तो आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5 का ग वाला है। प्रश्न नंबर 5 का ग है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। दोनों में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, जब यहाँ पर पूछा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बताना है, तो जब हम चालकों की धारा की दिशा जब समान होती है तो उसमें क्या होता है कि समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा जो होती है समान होने पर उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है,
आकर्षित करने का होता है, ठीक ना, वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का। अब देखिए दूसरा है कि चालकों में धारा की दिशा विपरीत जब हो, जब चालकों में जब दो समांतर धाराओं चालकों में धारा की दिशा जो है विपरीत होने पर बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा? बल जो होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का। जैसे एक बार मान लीजिए ये आकर्षण प्रकृति हो गया, ये आकर्षण प्रकृति हो गया और ये वाला जो है प्रतिकर्षण प्रकृति हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम फिगर भी बनाए, ये फिगर नहीं एक लाइन खींच दिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो इस प्रकार से होगा, ये आकर्षण प्रकृति का हो गया और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो गया। चालकों में जब धारा की दिशा समान होगी तो आकर्षण बल जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा, और चालकों में जब धारा की दिशा विपरीत होगी तो जो बल लगेगा उसमें वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। यहाँ तक को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन आया था व्हीटस्टोन सेतु वाला। तो यहाँ पर देखिए हम एक व्हीटस्टोन सेतु का क्या बना लिए हैं, फिगर बना लिए। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये फिगर बना लिए हैं। इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना रहता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए एक ए बी सी डी का एक ये क्या है जिसमें धारा जा रही है, ये देखिए इसमें धारा है, धारा जा रही है ऐसे 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 धारा जा रही है इधर, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे भी आ रही है, ठीक है। तो जब धारा हम लोग पास जब ए बी डी को लेंगे, पास ए बी डी ए को लेंगे तो इसके लिए क्या होगी, और जब हम पास बी यहाँ पर देखिए बी सी डी बी को लेंगे तब क्या होगा। तो इसी के बीच में हम लोग को एक संबंध निकालना रहता है। वो संबंध होता है आपका P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर बना लिए हैं और ये देखिए ये बैटरी होती है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। इसमें एक कुंजी लगी होती है जो K1 होती है, एक कुंजी आपका ऊपर लगा है K2 है, और यहाँ पर देखिए धारा आपकी इधर से आ रही है, ठीक ना, इधर से आ रही है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे धारा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको अभी यहाँ पर एक सेल है, ये कुंजी है। अभी हम आपको इतना अच्छी तरीके से बताएंगे कि P बाई क्यू अपान R बाई एस का संबंध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग लेते हैं ए बी डी ए को, ठीक ना। ये एक पास होता है, क्या होता है, एक बंद पास होता है। इस प्रकार से बंद पास होता है, इसमें जो धारा रहती है उसको लेते हैं और जो परिपथ होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिए हैं इसको बंद पास ए बी डी ए से। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी ए यही आपका पास है, तो ये पहला पास है। तो में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो क्या होगा, देखिए इसमें जो धारा होगी उसी को लेंगे I1P और ये प्रतिरोध क्या है इसका P है, और ये धारा I है, माइनस इधर से इधर आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर लगेगा यहाँ पर माइनस, और ये क्या हो जाएगा I2R, ये प्रतिरोध जो यहाँ पर R है और ये धारा क्या है I2 है। बराबर में क्या है इसके मानेंगे 0 मानेंगे, क्या मानेंगे बराबर में 0 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर में 0 माने I1P माइनस I2R बराबर 0। अब हम लोग इसको इधर कर लेंगे तो I1P बराबर में I2R, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बहुत ही इजी है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए इसी प्रकार बंद पास बी सी डी बी में। अब देखिए बी सी डी बी में चलते हैं हम लोग, तो बी सी डी बी क्या है, बी सी डी बी इसे इसमें देखिए एक आता है I1 आता है और Q है, I1Q, और यहाँ पर देखिए I2S है, क्या है I1Q I2S बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं I1Q माइनस I2S बराबर 0, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में जाएगा I1Q बराबर I2S बराबर में समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण भागे 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण भाग कर देगा 2 से, तो आपका संबंध आपका निकल के आ जाएगा।
तो देखिए समीकरण एक आपका I1P है बराबर में I2R है, तो यहाँ पर लिखेंगे I1P बराबर I2R, और ये समीकरण दो I1Q बराबर I2S, तो I1Q बराबर I2S हो गया। ठीक है, तो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो आपका बचा क्या, P/Q बराबर में RS, तो ये आपका बचा P/Q बराबर RS, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर, मतलब प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, P/Q बराबर में R/S, तो आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका वेट जो वेट स्टोन सेतु था ये आपका सिद्ध हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, इसको रिपीट करिए। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन अथवा करके, उसी में घ वाले में अथवा करके पूछा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया है आपका R1 बराबर कितना, 16 ओम दिया है, तो R1 बराबर 16 ओम, माना पहली लंबाई L1 होती है, तो पहली लंबाई को हम L1 मानेंगे, और L1 के बराबर कितना है, L है, पहली लंबाई क्या आपकी L है। L2 बराबर जो कह रहा है कि उसी तार को क्या है, खींचा जाए, पिघलाया जाए, तो उसका आधा ना, उसकी आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि L का आधा हो जाएगा L/2। और देखिए नए तार का प्रतिरोध ज्ञात, यानी कि R2 आपका क्या करना है, R1 दिया है, R2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सूत्र से चलेंगे। यहाँ पर सूत्र है, चूंकि होता है आपका रो बराबर होता है, तो रो बराबर क्या होता है, R इंटू ए अपान में यल, ठीक ना, R इंटू ए अपान में यल होता है रो बराबर। तो हमें क्या निकालना है, R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा रो इंटू यल अपान ए, तो यल इधर जाएगा, ए इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, R बराबर रो इंटू यल अपान ए हो जाएगा। और ये R1 बराबर जब निकालेंगे तो L1 अपान A1 हो जाएगा, और R2 की जगह पर वही L2 अपान A2 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, तो R2 अपान R1, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, तो R2 अपान R1, क्योंकि समीकरण 2 बटे में समीकरण 1 है, तो R2 अपान R1, तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे और इसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो P ये रो है, रो L2 अपान A2 बटे में सबके बटे रो L1 अपान A1, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा आपका, रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R2 अपान R1 बराबर L2 अपान A2 गुणे में A1 अपान L1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, L2 L1 को एक जगह ले लेते हैं, L2 L1 को एक जगह ले लिए, गुणे में A1 और A2 को एक जगह, A1 और A2 को एक जगह। अब दोनों को जब इस दोनों को हल करेंगे, अभी देखिए A2 और A1 को हमको हटाना है, ठीक ना, A1 और A2 को हटाना है, क्योंकि मान जो दिया है L1 L2 का दिया है, तो A1 A2 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे देखिए। अब हम लोग इसके बराबर ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा ना, देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये वाले ये A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो A1 बटे A2, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटे में L1, L2 बटे में L1 हो जाएगा, ठीक ना, L2 बटे में L1 हो जाएगा ये मान। तो A1 बराबर A2 बराबर में L2 बटे L1, ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो गया ना, इसके बराबर इतना हो गया। जब इसके बराबर इतना हो गया तो हम इसके जगह पर ये मान रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, R2 R1 जो आपका ये वाला मान आया था, ये वाला A1 अपान A2, तो A1 अपान A2 की जगह पर आप रखेंगे L2 अपान L1, तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे हम लोग, R2 अपान R1 बराबर हो जाएगा आपका L2 अपान L1 पहला वाला, और ये दूसरा वाला इसका मान रखेंगे L2 अपान L1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 स्क्वायर हो जाएगा, L1 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कोष्टक में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, L2 अपान L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे सिवाय किसके, मान रखेंगे। अब देखिए L2 का मान आपका दिखा दिए हम यहाँ पर, L2 का मान जो आपका था यहाँ पर देखिए, L2 का मान L अपान 2 था और L1 का मान L था, तो L1 का L मान और L2 का L अपान 2, यहाँ पर देखिए L2 ऊपर है, L2 ऊपर है, तो L2 का मान L अपान 2 और L1 का मान L है, तो L यहाँ पर L बटे 1 आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो L अपान 2 ये हो गया, और इसका ऊपर जाएगा तो 1 बटे L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये R1 का मान जो आपका मान था 16 था, R1 कितना था देखिए यहाँ पर
R1 आपका देखिए यहाँ पर 16 है, R1 बराबर 16 ओम है, तो R1 बराबर आप रख देंगे यहाँ पर मान, ठीक है। तो R2 बटे में 16 और ये आ जाएगा आपका दोनों का स्क्वायर करेंगे, एल एल कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 जो यहाँ पर था, ये 16 इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा गुणे में इधर 16, ये R2 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 16, तो 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक को 16, R2 बराबर 4 ओम, यानी कि कितना प्रतिरोध में आ जाएगा R2 जो प्रतिरोध है आपका कितना मान आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका मान कितना आ जाएगा, R2 बराबर 4 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग थे, बड़े बड़े थे, इसलिए लंबी हो गई वीडियो, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता इसकी धारिता को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे ये भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका 1-2 प्लेट लिए, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, प्लस वाला और माइनस वाला प्लेट है, ये इसका नाम x है, इसका नाम y है। ये देखिए जो यहाँ पर दी गई ये बल रेखाएं हैं, ठीक ना, और जो यहाँ पर दी गई ये d, इसकी क्या है, दूरी है, और इस जो प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से जोड़ दिए। इसका एक परावैद्युतांक है k मान लिए हैं, और इस पर जो आवेश, जो धारा, जो आवेश दे रहे हैं प्लस q है, और इसका जो क्षेत्रफल है am स्क्वायर, ठीक ना, am स्क्वायर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो पूरा प्लेट है ये किससे बना हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ई बराबर सिग्मा अपान में के, यहाँ तो के नहीं होता है लेकिन सिग्मा अपान ई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो ये जो के माने हम लोग परावैद्युतांक, तो उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा बटे में के और एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा बराबर आपका होता है क्यू अपान में ए, फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा आपका जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात का विद्युतशीलता होता है, और जो ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, और जो के आपका परावैद्युतांक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ से जब हम सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा गुणे, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, सिग्मा गुणे 1/ही हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बराबर में, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो सिग्मा का मान क्यू बटे में ए इंटू 1 अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। प्लेटों के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो V बराबर होता है E इंटू डी, क्या होता है, E इंटू डी। ये कहाँ से आता है, E बराबर V अपान डी होता है ना, इसी से हम लोग V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, V बराबर E गुणे डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो E का मान ये दिया हुआ है, E का मान यहाँ पर हम रख देंगे तो Q बटे में के ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है यहीं से ये मान रखा गया है, ठीक है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से इसको लिखे हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 है, कोई बच्चा सोचेगा ये कहाँ से आ गया, तो ये समीकरण 1 से आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए धारिता का जो फैराडे होता है ये कितना होता है, C बराबर Q अपान V होता है, कितना होता है, ये फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, आप लोग पढ़े होंगे, Q बटे V को बराबर में Q अपान क्यू डी। अब ये Q V का मान रख लें हम लोग, यहाँ पर V बराबर कितना है, क्यू डी अपान क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए क्यू डी अपान क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, ये मान रख दीजिए, मान रख देना, यहाँ पर मान रखें, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू देखिए क्या हो जाएगा, Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू डी, ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा क्यू डी, तो Q से Q कट जाएगा, बचेगा C बराबर के ए ई नॉट अपान डी, तो इतना फैराड आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, इतना आपका सिद्ध हो गया। C बराबर क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी ए आपका सिद्ध हो गया इतना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए आगे चलते इसके लिए जो आपका पूछा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी, तो देखिए धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
जो आपका जो आपका ए है ये क्या हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल ए हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा ए, और सी प्रोपोर्शनल आपका के हो जाएगा, और जो अपान में डी है ये आपका क्या हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपान 1/d हो जाएगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। अतः धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ शर्तें लिखे हैं उधर, अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब अतः धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ शर्तें यहाँ पर लिखे हैं। पहली शर्त ये है कि संधारित्र की प्लेटों के का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं। जो संधारित्र होता है उसका जो प्लेट होता है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं, जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसको कम रखेंगे तो अभी क्या होगा, उसका धारित्र बढ़ेगा। और देखिए धारिता बढ़ेगा, और देखिए प्लेटों के तीसरा है, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम भरते हैं, ठीक ना। जो प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम जो होते हैं भरते हैं, यानी कि के का मान जो होता है माध्यम उसको भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रागली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु में पहला कमी है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न विभिन्न अस्थाई वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक ना। ये आपका कटा हुआ है, ठीक है। अस्थाई वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इस समय नाभिक के आवेश Ze तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश E के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिसका देखिए जो फार्मूला होता है ये आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है mv² इक्वल टू kz² ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है इसका। आगे हम लोग देखिए दूसरी पॉइंट इसमें है, यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज है। इस प्रतिबंध का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं, इस प्रतिबंध को क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है mvr इक्वल टू NH/2, जहाँ पर n 1 2 3 डैश 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 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 या और भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दे ब्रागली ने तर्क किया कि, इस पर कुछ लिखना है तो इसमें लिख लीजिएगा। दे ब्रागली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। डोरी में गमन करते तरंग के सदृश कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। उसके बाद कमियां है, तो कमियां हम देखिए, वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। जो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचना है उसको बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। दूसरी कमी ये है कि जीमेन तथा स्टॉक प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। जीमेन तथा स्टॉक प्रभाव की व्याख्या जो है बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तीसरा है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। चौथा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा है, प्रश्न नंबर 6 का अथवा है, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा कोटि की है 27 डिग्री सेल्सियस पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं इसमें सॉल्व करके रख लिया हूँ, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया ये आपका फार्मूला होता है इक्वल टू KT, टी बराबर आपका दिया है 27 डिग्री, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे 273 इसमें जोड़ देते हैं, 273 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक ना। लैम्बडा इक्वल टू निकालना है आपका, जो तरंगदैर्घ्य है तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। उसके बाद आपका देखिए के का मान आपका कितना होता है,
1.38 गुणे 10 के पावर -23 होता है, ठीक ना। 1.38 गुणे 10 के पावर -23 होता है। अब देखिए फार्मूला हम लोग लैम्डा बराबर जो फार्मूला निकाले थे पहले, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m_e, यही फार्मूला आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ई की जगह पर हम लोग के टी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m_kT, और जो यम है ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn हो गया। उसके बाद जब हम फार्मूला पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा लैम्बडा इक्वल टू 6.67 गुणे 10 के पावर -34, 6.67 गुणे 10 के पावर -34 बटे में ये देखिए रूट में 2 गुणे 1.67 गुणे 10 के पावर -27 गुणे 1.38 गुणे 10 के पावर -23 और गुणे 300। अब ये मान जो आपका के का मान है और ये मान जो है आपका एम का मान है और ये जो है 300 के का टी का मान है, ठीक है। और एच का मान आपका 6.67 गुणे 10 पावर -34 होता ही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, जब इसको इतना हल करेंगे तो आपका लैम्बडा इक्वल टू आपका निकल के आएगा 1.78 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने मोबाइल से हल करिएगा या फिर अपने पेंसिल से, कॉपी से, कलम से हल करिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ आप लोग हल ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा बताइए। आप लोग भी कुछ हल करिए, हम इसको मोबाइल से किए हैं, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 इंटू 78 गुणे 10 के पावर 1.78 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, इतना आएगा। उसके बाद क्या है देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि फोटान ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। फोटान ऊर्जा ज्ञात करना है तो यहाँ पर फोटान ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है इक्वल टू HC अपान लैम्डा होता है, ठीक है। तो ई बराबर आपका जो मान आया है, ई बराबर जब हम लोग मान रखेंगे एच का, एच 6.67 गुणे 10 के पावर -34 गुणे में सी का मान जब रखेंगे हम लोग, तो सी का मान देखिए कहाँ से, सी जो आपका होता है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, और लैम्डा बराबर जो आया 1.78 गुणे 10 के पावर -10, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे जब, तो इसका मान देखिए कितना आएगा, इसका मान आपका आ जाएगा ई बराबर 1.112 गुणे 10 के पावर -15 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -15 जूल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये देखिए अभिदेशक नेत्रिका, ठीक ना। ये देखिए अभिदेशक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश तो करूँगा, आप लोग को अपने से भी कुछ इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये L1 है, ये L2 है, ये अभिदेशक लेंस बना है और ये जो बड़ा वाला है ये नेत्रिका लेंस बना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आँख है, जो आँख का लेंस है, आँख का जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर जो A1 है, B1 है, ये आपकी वस्तु है, ठीक ना, ये वस्तु का कार्य करेगा दोनों। और यहाँ पर जो आपका ये कोड है, बीटा कोड है, ठीक ना, ये क्या है आपका कोड है, बीटा कोड है, जिसका ये दूरी है UE, ठीक है। और इसकी पूरी की दूरी जो है VE बराबर है D, ठीक ना। VE बराबर क्या है, D है। तो यहाँ पर D भी लिख सकते हैं, U है, ये U रहेगा, ठीक है। UE बराबर D है, UE बराबर क्या है, D है। और मैं सबको लिख लिया यहाँ पर देखिए B/A जो BA जो है, यहाँ पर B और A जो है, B वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। और आपको इसमें जो भी चीज़ें आपको समझना है समझ लीजिए। अब मैं चलता हूँ इस पर, आपको ये फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना रहता है, ठीक है ना। लिखना रहता है, कैसे लिखेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यदि वस्तु ए बी, जो वस्तु यहाँ पर आपको दी गई है ए और बी, ठीक है, यदि वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तो, देखिए यहाँ पर है, यदि वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तो उसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
आपका A1 B1 पर बनेगा। ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा A1 B1 पर बनेगा। कब? जब वो अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर है तब। ठीक है। जो नेत्रिका के लिए इसके लिए जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, ये क्या करता है? एक A1 B1 जो है एक वस्तु का कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु का कार्य करता है। और यदि A1 B1 प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर हो तो अगर ये A1 B1 जो प्रतिबिंब है अगर नेत्रिका के फोकस के अंदर हो तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी B2 पर बनेगा। तो नेत्रिका का जो अंतिम, देखिए यहाँ पर, तो नेत्रिका का अंतिम प्रतिबिंब आभासी B2 पर बनेगा। तो आपका ये नेत्रिका जो है इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपका B2 पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा B2 पर। कहाँ पर? B2 पर। तो ये आपका जो नेत्रिका का इसका फोकस लेंस है और इसका जो है इसका है विदृश्य का फोकस लेंस FE है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आवर्धन क्षमता जो निकालना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र है m बराबर आपका होता है बीटा अपान अल्फा। क्या होता है? बीटा अपान अल्फा। अब इस पर हम लोग टैन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टैन बराबर आपका होता है, यहाँ पर आप बना सकते हैं इस प्रकार से आँख। ठीक है, ये आँख है, ये कोण बनता है आपका। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको एक यहाँ पर ट्रायंगल खींचेंगे, ट्रायंगल खींचकर ABC इसका नाम देंगे ABC। ठीक है, ABC नाम देंगे। तो देखिए जब हम लोग टैन निकालते हैं तो लाल बटा कक्का से निकालते हैं। तो LA और KA, यानी कि ये देखिए लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लंब बटा आधार है। ये साइन कास थीटा, साइन कास और ये टैन होता है। तो टैन का मान कितना है? लंब बटा आधार। लंब आपका ये है AB क्या आपका लंब है। तो देखिए टैन अल्फा पढ़ लेंगे तो टैन अल्फा बराबर क्या हो जाए? देखिए ये अल्फा के लिए है, ठीक ना। अल्फा बराबर यानी कि टैन अल्फा, जैसे टैन थीटा लेते हैं वही थीटा की जगह पर हम लोग अल्फा लेंगे। तो टैन अल्फा बराबर AB, पहले आपका लंब हो गया, लंब बटे आधार, जो आधार क्या है? AC है। AC का मान कितना है? D है। यहाँ पर -D लिखेंगे। तो AB बटे में -D हो गया। उसी तरह से बीटा का मान जब निकालेंगे तो टैन बीटा बराबर A1 B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A1 B1 माइनस में UE, क्या है? UE। ठीक है, उसकी दूरी जो आपके यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर UE है। ठीक है, UE, और ये जो आपका था D था। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तब यहाँ पर अब समीकरण, ये इसको एक मान लीजिए समीकरण। अब अल्फा और बीटा के मान समीकरण एक में रखने पर, अल्फा और बीटा के मान समीकरण एक में रख देते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान रखें तो यम टैन अल्फा का मान जो आपका था A1 B1, ये बीटा का मान था बीटा A1 B1 अपान में माइनस UE और बटे में AB अपान में -D, ये अल्फा का मान था। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये D ऊपर हो जाएगा और AB जो नीचे रहेगा। तो A1 B1 अपान में -UE गुणे में D अपान में AB, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या आपका ये बचेगा A1 B1 बटे में UE और यहाँ पर D बटे में AB बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका m बराबर आएगा -V0 अपान में U0 और D अपान में UE, D अपान में D है और UE वही है। ठीक है, अब देखिए माइनस V0 और U0 कहाँ से आया तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो आया है ये यहाँ से आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक का जो आपका प्रतिबिंब बना है A1 और B1 पर बना है। A1 B1 ये क्या है? अभिदृश्यक का ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसकी जब अब लंबाई निकालेंगे तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? V0 आएगी। क्या आएगी? इसकी V0 आएगी। ठीक है, तो V0 हो जाएगा और V इसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर जब आप AB का मान, AB का जब वस्तु इसका देख रहे हैं, अभिदृश्यक का वस्तु देख रहे हैं, A और B पर बन रहा है, इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? U0 हो जाएगी। तो वहीं पर आपका ये U0 आया है और ये V0 आया, माइनस में V0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये आपका -V0 अपान में U0 और D अपान में UE, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर शर्त एक है, पहला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब इसका वी ई बराबर माइनस डी लेते हैं। क्या लेते हैं? वी ई बराबर माइनस डी डिस्टेंस है, और यू बराबर आपका माइनस यू ई हो जाता है, और एफ बराबर प्लस में एफ ई हो जाता है। क्या होता है? एफ बराबर आपका प्लस ई हो जाता है, एफ ई हो जाता है। ठीक है, अब लेंस के सूत्र से चलेंगे हम लोग, तो लेंस के सूत्र पर यही सब मान रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह पर देखिए हम लोग क्या रख रहे हैं, तो एफ की जगह पर देखिए हम लोग रखें 1/, ये एफ ई हो गया एफ की जगह पर, और ये माइनस डी हो जाएगा वी जो होगा, और यू जो होगा आपका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे से इसमें माइनस है, माइनस इसमें भी है, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/u ई हो जाएगा। तो ये यू ई हो गया। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आएगा, तो 1/f ई प्लस में 1/d इक्वल टू 1/u ई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर लिए, डी से भाग भी दिए, डी से गुणा भी कर लिए, दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए डी से। तो डी से जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए डी ऊपर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो 1/d कामन लेंगे, क्या करेंगे? 1/d कामन लेंगे, 1/d। तो 1/, जब d कामन लेंगे तो यहाँ से d बाहर आएगा। ठीक है, देखिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से क्या आएगा आपका, 1/d कामन लेंगे तो ऊपर का d बचेगा, d बचेगा ऊपर का, और नीचे आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर d/f ई और प्लस में 1। ठीक है, ये बचा, और नीचे का जो d था कामन में चला गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/u ई बराबर में 1/d, और यहाँ पर कोष्टक में d/f ई प्लस में 1/1 लिख सकते हैं, या फिर उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d, ये d जो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो d/u ई हो जाएगा, बराबर में ये जो आपका बचा 1 प्लस d/f ई हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब d/u ई का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 देखिए आपका यही है कि d/u ई यही है। ठीक है, तो d/u ई की जगह मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस d/f ई रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए m बराबर माइनस का v0 u0 समीकरण 2 में है, और ये प्लस का 1 प्लस d/f ई ये मान रख दिए वहाँ पर, तो ये मान रखेंगे, तो ये आपका आवर्धन क्षमता का ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, इस पर आपका प्राप्त हुआ ये, तो ये आपका देखिए सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आपका था प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 था। प्रश्न नंबर 7 के अथवा पर चलते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 7 का अथवा, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V, समीकरण V इक्वल टू जो वोल्टेज इसका मान दिया है 40 साइन दिया है, और ये 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकेंड में है, समय वोल्टता t-v ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका वर्ग IRSM निकालना है, IRMS जो होता है वही वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है आपका, जो आपका वोल्टेज बराबर V बराबर दिया है 40 साइन और 100 पाई दिया है, और यहाँ पर हम लोग इससे तुलना करेंगे V इक्वल टू V0 साइन WT ओमेगा टी से, W इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम गलती से W कर दिए हैं, ओमेगा है, तो यहाँ पर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर आपका V0 इक्वल टू 40, जो आपका V0 कितना है यहाँ पर 40 दिया है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई है, और देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है 2πf इक्वल टू 100 पाई, तो 2πf इक्वल टू 100 पाई होता है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 2f यानी कि f बराबर आपको 100/2 हो जाएगा। 2 से कटेगा, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 100 तो 50 आएगा। f बराबर कितना आया 50 आया, कितना है 50, तो t बराबर 1/f यानी कि 1/f यानी कि 1/50। ठीक ना, 1/50 आया, तो 50 से जब भाग करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, अरे सेकेंड आएगा, 0.02 सेकेंड आएगा। कितना आएगा
0.02 सेकेंड। तो आपको इतना मान यहाँ पर दिया गया है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर फिगर बनाना है कितने के लिए, पूरे एक चक्कर के लिए। पूरे एक चक्कर के लिए फिगर हम देखिए यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर पहले आप लोग ऐसे खींच लेना है आरेख, ठीक है ना। ऐसे आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर जब ऐसे करेंगे यहाँ तक तो ये हाफ चक्कर हुआ, और एक ऐसे घुमा देंगे तो फुल चक्कर हो गया। दोनों को अगर लिया कर यहाँ पर मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा फुल चक्कर के लिए, एक पूरे एक चक्कर के लिए। तो यहाँ पर जो है वोल्टता का मान दिया है 40 दिया है, और इसका अधिकतम मान यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो इसका 0.02 सेकेंड आया है, इसका पूरा समय आया है, समय का मान। तो यहाँ पर जब पूरा चक्कर कर रहा है तो 0.02 सेकेंड में कर रहा है। जब हाफ हाफ करेगा तो आधा करेगा तो आधा आएगा, 0.01 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इतना। अब देखिए वर्ग माध्य मूल निकालना है, मूल का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए वी आर एम एस बराबर फार्मूला होता है V0 इक्वल अपान पाई 2, ठीक ना। V0 अपान पाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा V0 अपान पाई 2। तो V0 और अपान में पाई 2 का फार्मूला, जो V0 का मान देखिए यहाँ पर दिया है 40 वोल्ट, 40 रखेंगे, और पाई 2 है पाई 2 परिमेयकरण करेंगे, यानी परिमेयकरण का मतलब करड़ी 2 से ऊपर गुणा करड़ी 2 से नीचे गुणा। तो ये करड़ी करड़ी हट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ऊपर में करड़ी लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 40 कटेगा तो 20 बचेगा, 20√2 आएगा। कितना आएगा, 20 करड़ी में 2 वोल्ट आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं समझाना था, उसमें तो बहुत ज़्यादा समझाना था, फिगर भी बनाना था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, हल कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर चुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, ये देखिए हेडिंग है, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, ठीक ना। चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, यदि किसी चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे तो इस उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई चुंबक है, उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका जो हर भाग होगा ना, वो भी एक पूर्ण चुंबक ही कहलाएगा, ठीक है। पूर्ण चुंबक का कार्य करेगा तो पूर्ण चुंबक ही कहलाएगा। यहाँ तक कि प्रत्येक घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी पूर्ण चुंबक होता है, जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं। अपनी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है। कैसी 2 प्रकार की गति करता है, तो यहाँ पर देखिए, एक होता है कक्षीय परिक्रमण और एक होता है चक्रण इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये फिगर बना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इधर कर रहा है गति और एक इधर गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर बहुत जरूरी नहीं है इसका, आप लोग हो सकता है तो इसको बना लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लिख करके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, यह नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं। यह नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, कक्षीय परिक्रमण जिसे कहते हैं। ये नाभिक के, अगर ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है इस प्रकार से, नाभिक के, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं, अगर इसी में इलेक्ट्रॉन जो होता है, अपना कक्षा जो इसकी होती है, 4 कक्षाएं होती हैं, अगर वो कक्षा के चारों ओर घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रण कहते हैं। दोनों ही प्रकार की गति से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, परंतु चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 90%, परिक्रमण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 10% की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है। जो आपका चुंबकत्व होता है, इससे चक्रण गति जो उत्पन्न होता है वो 90%, और जो परिक्रमण से उत्पन्न होता है वो 10% की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, ठीक ना। और देखिए अब इसमें हम लोग हेडिंग एक लगाए हैं, पूछा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अनुचुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम, यानी कि थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं, उसे चुंबकीय
उसे अनुचुंबकी कहते हैं। या देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर पीटी, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर PtCr यानी कि प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है आदि इसके उदाहरण हैं। आदि इसके क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिचुंबकी पदार्थ। प्रतिचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जस्ता है, बिस्मिथ है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक है, जल है आदि प्रतिचुंबकी पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकी वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं चुंबकित होते हैं। ठीक है, लव चुंबकीय पदार्थ क्या है? लव चुंबकीय पदार्थ, लव चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। Fe जैसे में आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट है, इसके उदाहरण है। ठीक है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि। प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है अथवा वाला, इसका है देखिए एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर जो दिया इसका अपवर्तनांक है √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे? प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है n बराबर √3 दिया है। आपतन कोण जो होता है I = R, अपवर्तन कोण दुगुना होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I = R2 यानी कि 2 दोगुना होता है तो I = 2R यानी कि समीकरण नंबर इसको 1 मानिए। अब देखिए आपको निकालना है A1 प्रिज्म कोण और आपका R1 R A निकालना है और R निकालना है प्रिज्म कोण, और क्या आपको निकालना है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सूत्र से चलेंगे। सूत्र हमारा क्या है ये देखिए R बराबर होता है A/2। R बराबर क्या होता है A/2, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2 × R यानी कि 2R। ठीक ना, A बराबर 2R हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या था यहाँ पर था I = 2R, समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ पर 2R जो है, यहाँ पर 2R जो है 2R बराबर A है तो यहाँ पर A हम लिख सकते हैं। तो I बराबर A हो जाएगा, प्रिज्म कोण है ये। हम जानते हैं कि जो n बराबर होता है साइन I = साइन R, यानी कि ये क्या है आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण है। ठीक ना, तो साइन I बटे साइन R हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर। तो अपवर्तनांक कितना दिया आपका √3 दिया है। अब देखिए एक फार्मूला आपको पढ़े हैं, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो इसमें फार्मूला आप पढ़े होंगे कि sin 2A बराबर 2 sin A × cos A। अगर बायोलॉजी वाले हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले को याद कर लीजिएगा बायोलॉजी वाले। sin 2A = 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग sin A का मान निकालेंगे, किसका मान sin A का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए साइन A में साइन A2 कैसे आया? देखिए साइन I है तो I का मान क्या है A, तो A रख सकते हैं हम यहाँ पर, तो साइन A रख दिए, A हो गया I की जगह पर। और यहाँ पर देखिए R की जगह पर A/2 रख सकते, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन A/2 हो गया R की जगह पर। ठीक है, अब लोग आगे चलते हैं अगले पेज पर, तो उसको हम लोग समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका है √3 बटे में साइन A/2। ठीक ना, तो साइन A/2 को ऊपर से साइन को खत्म करना है। ठीक है, तो साइन को खत्म करना है। तो यहाँ पर देखिए आप फार्मूला अभी हम दिखाएं आपको कि साइन 2A बराबर आपका क्या होता है 2 sin A इंटू में cos A होता है ना, ये होता है। तो साइन A बराबर जब हम करेंगे तो साइन A बराबर हो जाएगा 2 sin A बटे में 2 × cos A बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये साइन A की जगह पर मान रखेंगे यहाँ पर, तो साइन A की जगह पर देखिए मान 2 sin A बटे 2 × cos A बटे 2। तो साइन A बटे 2 से साइन A बटे 2 कैंसिल हुआ। अब देखिए बच्चे का रूट में 3 इंटू बराबर में 2 दशमलव कह रहे हैं 2 इंटू यानी कि गुणे में है cos A बटे 2। ठीक है,
अब देखिए जो गुणे में 2 है इसको इधर भाग करेंगे तो √2/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, बराबर में काश a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, काश यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो ये काश किसका मान होता है, काश 30 अंश का मान होता है। जो करड़ी में 3/2 होता है मान किसका होता है, काश 30 अंश का होता है। तो काश 30 अंश लिखेंगे, काश 30 अंश और काश a/2, तो काश से काश कैंसिल, a/2 बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। ए से इधर गुणा करेंगे, ए से इधर गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, ए बराबर a/2 बराबर 30 आया, 2 से गुणा करेंगे इधर जाएगा 2 तो ये 60 अंश ए बराबर आ जाएगा। तो प्रिज्म कोण आपका कितना आ गया, ए बराबर 60 अंश आएगा। अपवर्तन कोण जब आर निकालेंगे तो a/2 होता है, तो यही निकालना था आपका आर, तो ये a/2 हो जाएगा, यानी कि 60/2 हो जाएगा। तो 60 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और जो आपका आपतन कोण था वो आई बराबर ए था, तो आई इक्वल टू 60 अंश ही रहेगा। ठीक ना, तो ये आपका सवाल था जो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। देखिए आधार लिखे हैं एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए हम, देखिए हम लोग समझा देते हैं इसको। देखिए आधार है, जब अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, जब अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति में क्या होगा, पंच संयोजी पदार्थ, इसमें जो एन टाइप में होगा पंच संयोजी पदार्थ होगा, से आर्सेनिक है, एसबी है और फास्फोरस है आदि। ठीक है, और जब पी टाइप की बात आएगी तो इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ आएंगे, जैसे एल्युमिनियम आएगा, इंडियम आएगा आदि, यानी कि जिस पर 3+ चार्ज होते हैं। जैसे एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, इंडियम पर +3 चार्ज होता है, और इसमें पंच संयोजी है तो इस पर 5 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक ना, आवेशवाहक यही तक है, ये नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें बहुसंख्यक जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक में जो आपके कोटर होंगे क्या होंगे, अल्पसंख्यक कोटर होंगे। और इसमें जो आपका पी टाइप में इसमें बहुसंख्यक कोटर होगा और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तीसरी पॉइंट है इसमें कि चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। जो आपका एन टाइप में आपके चालकता होगी बहुत अधिक होगी, और जो आपकी गतिशीलता होगी यह भी अधिक होगी। और जो पी टाइप में आपकी चालकता होगी कम होगी और गतिशीलता भी क्या होगी, कम होगी, किसमें, पी टाइप में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, पर हम देखिए लिख लिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड का ये पूरा फिगर बना लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको पीएन लिख लेना है, इस प्रकार से ये संधि ये डायोड बना लेना है आपको, और यहाँ से आपको ये ट्रांसफार्मर बना लेना है इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ से धारा जो है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर आपको बना लेना है, ये इनपुट है एसी है, और ये आपका डीसी है आउटपुट है, और ये आरएल है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका नाम एन है, इसका नाम पी एन है, पी है। अब ये सब आपको जैसे बना लेना, ठीक ना, इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, बस फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद हम लोग जो लिखे यहाँ पर देखिए लिखे हैं। ठीक है, लिखे क्या है, जिस एसी को दिष्टकृत करना होता है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। जो ये ट्रांसफार्मर है इसको क्या प्राथमिक कुंडली से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड पी क्रिस्टल से जोड़ देंगे। ठीक है, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल तथा द्विकुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। जो ये आरएल है द्विकुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ दिया जाता है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। जब आपका ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक, जैसे ए सिरा है तो बी सिरा के आप सापेक्ष क्या है, ये धनात्मक है, तो आपका क्या होगा, अग्र अभिनत होगा, और यहीं पर ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये वाला धनात्मक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। ठीक है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस जिसको आरएल बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस में धारा सी से डी
की ओर बहती है, दूसरे आधे चक्र में एक ए सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है, ठीक ना। ए सिरा जो होता है बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, निगेटिव होता है, तथा डायोड उत्क्रम अभिनत होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले यानी कि अल्ट्रा करंट होता है, अल्टर करंट, ठीक ना, अल्टर करंट के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है, ठीक ना। जो आपका धारा जो आपका डायोड है यह किसकी तरह, दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। यानी कि जैसे मैं अभी आपको ये वाला फिगर बनाया था, ऐसे और ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे करके था ना, यहाँ से ऐसे 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 था। तो यहाँ पर जब ये धारा जा रही है, तो यहाँ से जब धारा जा रही तो आधा है, फिर यहाँ से जा रही फिर आधा है, यानी कि ये रुक रुक कर जाती है। जो धारा जाती है यहाँ से ये रुक रुक कर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक ना, ऐसे जाती है ये धारा, ठीक है। तो इसी को इसमें बताया गया है कि आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे, देखिए यहाँ पर एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है, ठीक है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। ये आपको लिख लेना है इसको। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का एक है। देखिए क्वेश्चन आपका अथवा वाला है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा क्वेश्चन, और ये सेट का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। जो गॉस का नियम होता है उसका उल्लेख करना है। इसका प्रयोग करके पहला जो एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा है स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। कूलाम का नियम का निगमन भी करना है। तो यहाँ पर देखिए गॉस परिमेय हम लिख लिए हैं। गॉस की परिमेय जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि जो फाई ई होता है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। जो आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का ε0 गुना होता है, ठीक ना। बस यही आपको याद करना है कि ε0 इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, देखिए फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। जैसे कि ये आपका फ्लक्स हो गया, इसमें जो धारा बह रही है, जो आवेश है, वह आवेश जो होता है 1/ε0 के गुना के बराबर होता है, यानी कि इसमें गुणा के बराबर होता है, ठीक ना। तो वो ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको याद रखना है, इससे परिभाषा भी आपको याद रहेगी। देखिए क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक ना, ई वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए हो जाएगा। फिर डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, ये फार्मूला होता है ना, ई डी ए कास थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो कास थीटा का जब हम लोग मान थीटा का जगह पर क्या रख लेते हैं, 0 अंश रख लेते हैं, तो 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 होता है। तो 0 अंश का जब मान 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम लोग संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्लोज समाकलन करेंगे, ठीक ना, क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बंद समाकलन। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से समाकलन का चिन्ह लगाना है, इसमें इसे गोले बनाना है, तो बंद समाकलन होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्लोज समाकलन है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई फाई डी ए, ठीक है, समाकलन डी ए। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू आएगा आपका, जो कि यहाँ पर जो आपका फाई डी ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना,
4πr² होता है, और ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। समीकरण नंबर इसको 2 मानना है, समीकरण नंबर इसको 1 मानना है। ठीक है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय आपका क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपान ई नाट होता है, तो क्यू अपान ई नाट होता है, तीसरा समीकरण है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं आगे, देखिए यहाँ पर है समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr², और समीकरण 3 है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग ई बराबर मान निकालना है, तो ई बराबर जब निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपान r², जो ये नीचे था ये इसकी जगह हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में r², ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए इसी पर हम लोग कूलाम का नियम भी निगमन करेंगे, तो कूलाम का नियम यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए माना बिंदु आवेश प्लस क्यू से r दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तो उस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण आरोपित बल जो होगा F बराबर Q0E होगा। क्या होगा, जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, Q0E होगा। समीकरण नंबर 5 मानेंगे। समीकरण 4 व 5 से हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 4 आपका ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो समीकरण आपका 4 है, और नीचे वाला जो है ये 5 है। तो यहाँ पर देखिए F बराबर आपका Q0E है, तो E का मान यहाँ पर आपका दिया 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r²। तो यहाँ पर रखेंगे E का मान, तो हो जाएगा F बराबर Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² हो जाएगा। अब देखिए हम एकदम सही से इसको कर लेते हैं, Q0 और Q को एक जगह कर लिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 इंटू क्यू अपान में r²। ये आपका आ जाएगा किसका नियम, ये आपका आ जाएगा कूलाम का नियम का फार्मूला, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कूलाम का निगमन हो गया, नियम का फार्मूले का निगमन हो गया। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो अनसाउंड सेट है बहुत ही अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं PDF ले लीजिए, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।